नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं आई न्यूज़ 24/7। सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो अब बात करते हैं देश इजराइल और अमेरिका ईरान के बीच युद्ध की भारत पर पड़ने वाले असर की। केंद्र सरकार ने देश भर में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू कर दिया है। हॉर्मुज जलमार्ग के रास्ते होने वाली गैस सप्लाई ठप होने के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। गैस की किल्लत को देखते हुए दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने कमर्शियल गैस की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस रोक की वजह से रेस्टोरेंट्स और होटलों के बंद होने की नौबत आ गई है। छोटे होटल और भोजनालय चलाने वालों ने सरकार से कहा है कि सप्लाई बहाल की जाए। बहरहाल संकट को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने 3 तेल कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों की एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जो सप्लाई की समीक्षा करेगी। वहीं घरेलू सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। उपभोक्ता एक सिलेंडर डिलीवर होने के बाद दूसरा सिलेंडर 25 दिन बाद ही बुक कर सकेगा। इसके अलावा सरकार ने सभी ऑयल रिफाइनरी को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है। इस एक्स्ट्रा उत्पादन का इस्तेमाल घरेलू गैस के लिए होगा। तो सरकार ने एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दे दिया है। कई राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति बंद हो चुकी है और अब सिलेंडर जहां 21 दिन बाद मिलता था, 25 दिन बाद मिलेगा। तो मध्य पूर्व की जंग का असर देखने को मिल रहा है। ऑयल रिफाइनरीज को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में भी कई बदलाव किए गए हैं। जहां 21 दिन बाद गैस सिलेंडर मिलता था, अब 25 दिन बाद मिलेगा। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है। कतर से गैस सप्लाई के बंद होने से हालात बिगड़ चुके हैं। बता दें कि राज्य में करीब 9000 रेस्टोरेंट्स और बार पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत 46 लाख ग्रामीण परिवारों की संपत्ति रजिस्ट्री का स्टाम्प शुल्क माफ करने का फैसला किया है, जिससे उन्हें कानूनी स्वामित्व मिलेगा। वहीं युवाओं के लिए मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसमें 4865 युवाओं को 10,000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने 7 विभागों की योजनाओं को 2031 तक जारी रखने के लिए 33,240 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य 2,625 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। मैहर, कैमूर और निमरानी के अस्पतालों में 51 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई। साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति और निगरानी मजबूत करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वक्त है सीएम राउंडअप का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। राज्य सरकार ने 7 विभागों को सौगात दी है। इसके अलावा ओंकारेश्वर में दादा गुरु की चौथी नर्मदा परिक्रमा यात्रा का समापन भक्ति और श्रद्धा के माहौल में हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने ममलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर
प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को एमपी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने कल्याणकारी योजनाओं सहित विभिन्न 7 विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं को 5 वर्षों तक निरंतरता के लिए लगभग 33,240 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। बैठक में मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम को भी मंजूरी दी है। इस बार गेहूं उपार्जन में जो 2585 रुपए का केंद्र का मिनिमम समर्थन मूल्य था, उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार 40 रुपए का बोनस जोड़ करके और उसे 2625 रुपए में खरीदी करने का निर्णय लिया है। 46 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया जिनके पास में कोई अपने स्वामित्व के दस्तावेज नहीं है। उनके चिन्हांकन के पश्चात राज्य सरकार ने निर्णय करा कि उनका जो रजिस्ट्री जो करवाई जाएगी उसका स्टाम्प शुल्क माफ किया जाएगा। तो 3000 करोड़ के करीब का उसका बाहर राज्य सरकार पर आ रहा है, परंतु निःशुल्क वे रजिस्ट्रियां करवा करके राज्य सरकार अब उसका प्रारंभ करने जा रही है कि उन 46 लाख लोगों को उनके स्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त होना चालू हो जाएगा। बैठक में मैहर, कटनी जिले के कैमूर और खरगोन जिले के निमरानी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 3 औषधालय खोलने सहित चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ के 51 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिली है। इसके अलावा ओंकारेश्वर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओंकारेश्वर स्थित प्राचीन एवं पवित्र ममलेश्वर मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और मां नर्मदा के पवित्र जल से भगवान ममलेश्वर का अभिषेक किया। उन्होंने भगवान ममलेश्वर से प्रदेशवासियों के सुख शांति, समृद्धि और कल्याण की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन प्रश्नकाल के दौरान सदन का माहौल गर्म रहा। 2 अलग अलग मुद्दों पर मंत्री केदार कश्यप के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से बॉयकॉट कर दिया। खास बात यह रही कि महज आधे घंटे के भीतर विपक्ष ने 2 बार वॉकआउट किया, जिससे सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। आखिर किन मुद्दों पर सदन में इतना हंगामा हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। प्रश्नकाल के दौरान डोंगरगढ़ जिला सहकारी बैंक के नए भवन का मुद्दा उठा। विधायक हर्षिता बघेल ने कहा कि टेंडर जारी होने के बावजूद अब तक निर्माण शुरू नहीं किया गया और बैंक अभी भी किराए के भवन में चल रहा है। जवाब में मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मौजूदा जगह भवन निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है और जल्द ही नए स्थान पर निर्माण कराया जाएगा। इस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण बीजेपी से जुड़े हुए व्यक्ति का है, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है और इसी मुद्दे से नाराज होकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। आपके पास जमीन पर्याप्त है, आप केवल बहाना ढूंढ रहे हैं कि आपको पार्किंग की जगह कम पड़ रही है, इसलिए आप हटाना चाहते हैं। और जो माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया कि अतिक्रमण है और अतिक्रमण आपके किसी चहेते का है, इस कारण से हटाना नहीं चाहते, तो आप कृपा करके उस अतिक्रमण को हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। सदन में फिटनेस परमिट और ओवरलोडिंग वाहनों का मुद्दा भी उठा। मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि बिना परमिट और बीमा वाले वाहनों के खिलाफ 77,000 से ज्यादा प्रकरण दर्ज किए गए हैं और 42 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। हालांकि विपक्ष भी इस जवाब से असंतुष्ट नहीं हुआ और मंत्री पर बिना तैयारी के जवाब देने का आरोप लगाते हुए दूसरी बार सदन से वॉकआउट कर दिया। आप इस बात को गौर करें कि आज सदन पर नेता प्रतिपक्ष और भूपेश बघेल जी के बीच में संतुलन कितना दिख रहा था। नेता प्रतिपक्ष के बजाय आज भूपेश बघेल जी बहिर्गमन का ऐलान कर रहे थे, तो कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई सदन में उभर कर सामने आई है। ये मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं, तो पहले कांग्रेस को अपने आंतरिक खाने की गुटी लड़ाई
पर संतुलन बनाना चाहिए। यानी कि बजट सत्र के 7वें दिन महज आधे घंटे के अंदर विपक्ष ने 2 बार वॉकआउट कर दिया और सदन का माहौल इससे गरमाया रहा। सरकार और विपक्ष के बीच सियासी तकरार साफ तौर पर नजर आई। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन का प्रश्नकाल काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर जिम्मेदारों को घेरा। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के विधायक सुशांत शुक्ला ने नेशनल हेराल्ड, संडे नवजीवन और नवसृजन मैगजीन को प्रदेश में बीते सालों में दिए गए विज्ञापनों की जानकारी मांगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि नेशनल हेराल्ड को 5 सालों में 4.24 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया गया। वहीं नवसृजन को इस अवधि में कोई भुगतान नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही के दौरान भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने सीएम विष्णुदेव साय से विज्ञापन को लेकर सवाल किया। 2019-20 से 2025-26 तक जनसंपर्क विभाग ने नेशनल हेराल्ड, संडे नवजीवन और नवसृजन मैगजीन को कितने का विज्ञापन दिया, इनका कार्यालय कहाँ है और ये कहाँ से संचालित होते हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने जवाब देते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड को साल 2019-2020 में 34 लाख, साल 2020-21 में 58 लाख, 2021-22 में 68 लाख, 2022-23 में 1 करोड़ 28 लाख और 2023-24 में 1 करोड़ 36 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। 2024-26 में कोई राशि नहीं दी गई है। इस दौरान नवसृजन मैगजीन को कोई भुगतान नहीं किया गया। संडे नवजीवन को 3 करोड़ 6 लाख रुपए का विज्ञापन मिला है। सीएम ने यह भी बताया कि नेशनल हेराल्ड के प्रबंधकर्ता पवन बंसल है। इसके मुखिया कौन है पूरा देश जानता है। पूरक प्रश्न में पूछा कि क्या सरकार राजनीतिक दलों के विचारों के मुखपत्र को पैसा दे सकती है, क्या जिन्होंने दिया है उन पर कार्यवाही होगी। इस दौरान भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा कि विज्ञापन किस नीति के तहत दिया गया, क्या इसकी जांच होगी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 लाख प्रतिपृष्ठ के आधार पर विज्ञापन पर दिया गया है। विज्ञापन नियमावली 2019 के आधार पर विज्ञापन दिए गए हैं। माननीय सदस्य ने संडे नवजीवन को जो भुगतान किया गया है उसकी जानकारी चाहिए है। संडे नवजीवन को वर्ष 2019-20 से लेकर वर्ष 2023-24 तक कुल 3 करोड़ 6 लाख रुपए का विज्ञापन दिया गया, उतना भुगतान किया गया है। पूर्ववर्ती सरकार में राजनीतिक विचारों को केंद्र रखते हुए चलने वाली पत्रिका, जिसका डिजिटल एडिशन नेशनल हेराल्ड के नाम से जाना जाता है, मेरे प्रश्न पर लिपिकी त्रुटि हो गई है। मैं आग्रह आपके माध्यम से करूंगा उसको सुधारें। संडे नवजीवन भी एक उसकी हिंदी एडिशन है और पिछली सरकार में इसको 4 करोड़ 24 लाख रुपया डिजिटल एडिशन के रूप में भुगतान किया गया। चूंकि त्रुटि हो गई थी तो संडे नवजीवन का विवरण नहीं आ पाया। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि संडे नवजीवन को कितना भुगतान किया गया। सत्ता पक्ष के सवाल में विज्ञापन का पूरा मामला कांग्रेस सरकार के दौरान का बताया गया। नेशनल हेराल्ड के मामले पर देश ही नहीं प्रदेश में भी सियासत जारी है। इस विषय को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये कांग्रेस का मुखपत्र नहीं है, इसकी देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंग्रेजों पर तीखी आलोचना के कारण इस पर रोक लगा दी गई थी। उस पत्रिका को विज्ञापन देना कोई अपराध नहीं है। कांग्रेस का मुख्य पत्र नहीं है, ये देश की आजादी की लड़ाई में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रफी अहमद किदवई साहब और पंत जी, 3 लोगों ने एजीएल एक संस्था बनाया और जिसके माध्यम से नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में, नवजीवन हिंदी में और कौमी आवाज उर्दू में, ये 3 पत्रिका निकलते थे आज़ादी के पहले। लेकिन सरकार के तीखी आलोचना के कारण से, अंग्रेजों की तीखी आलोचना के कारण से 1942 से लेकर 1945 तक के इसके प्रकाशन में रोक लगा दिया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सत्ता पक्ष के मंत्री अपनों से ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष के नेता तो सवाल खड़ा कर ही रहे हैं। सत्ता पक्ष के जिम्मेदार भी पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दों को खोद कर निकाल रहे हैं। अब नेशनल हेराल्ड का मामला उसमें से ही एक है।
गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 का मसौदा तैयार किया है। सीएम साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई। प्रस्तावित कानून के तहत बल, प्रलोभन, दबाव, मिथ्या जानकारी या कपटपूर्ण तरीके से धर्म परिवर्तन कराना प्रतिबंधित होगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी और प्रस्तावित परिवर्तन की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी, जिस पर 30 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। विधेयक में प्रलोभन, प्रपीड़न, सामूहिक और डिजिटल माध्यम से धर्मांतरण की स्पष्ट परिभाषा दी गई है। अवैध धर्मांतरण पर 7 से 10 वर्ष की जेल और कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना प्रावधान है, जबकि सामूहिक मामलों में सजा आजीवन कारावास तक हो सकती है। खबर सीहोर जिले के एक छावर नगर से है, जहां के गिलावनी माता मंदिर परिसर में चिकन अंडा बनाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर बजरंग दल ने कड़ा विरोध किया। दरअसल फिल्म मेकर पिछले कुछ दिनों से यहां रह रहे हैं और मांस मछली बनाकर खा रहे हैं। जैसे ही मामले की जानकारी बजरंग दल को हुई, इसका कड़ा विरोध किया गया और फिल्म मेकर्स को यहां से जल्द हटाने को कहा गया। मांग पूरी नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्वालियर में सिर चकराने के बहाने से पर्स चोरी करने का मामला सामने आया है। उस पर्स में हीरे की 2 अंगूठियां थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध युवती का मामला दर्ज कर उनकी तलाश में जुटी हुई है। घटना पड़ाव थाना क्षेत्र के साई बाबा मंदिर रोड की है। जानकारी अनुसार सेवा नगर के तुलसी विहार कॉलोनी की छाया यादव सगाई में मिली हीरे की अंगूठियों को कड़ा कराने सुनार के पास ई रिक्शा से जा रही थी। कुछ दूरी पर सफेद सूट पहनी एक युवती भी बैठी, जो अचानक से चक्कर आने की बात कहने लगी और अपना सिर छाया की गोद में रख दिया। छाया कुछ महिलाओं के साथ युवती की मदद करने लगी। इसी बीच युवती ने मौका पाकर छाया के पर्स के अंदर रखा छोटा पर्स निकाल लिया और पेट्रोल पंप के पास उतर गई। छाया ने कुछ देर बाद अपना पर्स खोला तो उसमें रखा छोटा पर्स गायब था। देखिए, थाना पड़ाव क्षेत्र में एक घटना हुई है। इसमें एक महिला द्वारा बताया गया कि वो टमटम से पड़ाव चौराहे से सेवा नगर तरफ जा रही थी। तभी एक महिला द्वारा जो मुंह ढाके हुई थी, उनके टमटम के अंदर से, उनके बैग से एक उनकी अंगूठी चोरी की गई है। इसमें हम सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, आरोपित महिला की पहचान कर रहे हैं। शीघ्र ही इसमें हम आरोपी गिरफ्तारी कर आगामी कार्रवाई करेंगे। बात कर लेते हैं कटनी की। कटनी कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब एक परिवार ने अधिकारियों के सामने जमकर हंगामा कर दिया। दरअसल परिवार 2022 नाली के पानी की निकासी को लेकर परेशान है, जिसको लेकर कई बार शिकायत की गई। इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद परिवार ने हंगामा किया। फिलहाल परिवार को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया और जल्द से जल्द समस्या के समाधान की बात कही गई है। पहले बार आया था 2022 में आवेदन लेकर के, हमारे गांव में पीने के पानी और पानी निकासी की समस्या बनी है। आज 2026 लग गया है आते आते। मेरे पास शिकायतों के सैकड़ों आवेदन पड़े हैं, कोई कार्रवाई नहीं। अधिकारी जाते हैं ना, कैसे धक्के मारते हैं, तो सोचने की बात। अड़ंगा कौन लगा रहा है इस पे? अड़ंगा अधिकारी ही लड़ा रहे हैं, कोई नहीं लड़ा रहा। आप बता रहे थे कोई कब्जा कर रहा है। कब्जा वो किया है, न्याय कौन दिलवाएगा? कौन किया है कब्जा? सुजय बजाज, सामर्थ्य पाइप कंपनी का मालिक, रईस, प्रॉपर्टी वाला, हम लोग मजदूर आदमी। पानी निकासी की समस्या को लेकर दंपति परेशान थे। जन सुनवाई में इन्होंने जमकर हंगामा किया। कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा हुआ। दंपति 2022 से लगातार आवेदन कर रहे थे।
राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देश पर संभागीय महाजन सुनवाई का मंगलवार को आयोजन किया गया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बिलासपुर में संभागीय महाजन सुनवाई की, जहां 159 प्रकरणों की सुनवाई कर 34 मामलों का निपटारा किया गया। निपटारे के मुख्य प्रकरणों में टूटे परिवार को जोड़ा गया, घरेलू विवाद खत्म कर 5 माह की बच्ची को पिता की गोद में सौंपा गया। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नायक ने मीडिया से चर्चा में बताया कि लव जिहाद, ट्रिपल तलाक और लव मैरिज जैसे प्रकरण भी पहले आए, जिसे आयोग ने सुलझाया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने 159 प्रकरण सुने। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आई न्यूज़ 24/7 के साथ। नमस्कार।